रोटेशनल मोशन को 4 हिस्से में बांटो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, रोलिंग मोशन, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। काम खत्म। कॉन्सेंट्रिकली का मतलब है कि r/3 रेडियस का सेंटर यहीं से हटा दिया काट। और ट्यूब इज पार्शियली फिल्डेड विद द वाटर, मतलब एक ट्यूब है और ये पार्शियली फिल्डेड विद द वाटर है। अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे घुमाऊंगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इंक्रीज। ये m मास का ऑब्जेक्ट है और ये कोई m मास और I मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सर्कुलर ऑब्जेक्ट। तो ये कितने एक्सीलरेशन से नीचे जाएगा? तो इसका एक्सीलरेशन लिखेंगे नेट पुलिंग फोर्स mg बटा नेट ट्रांसलेशनल मास जो ट्रांसलेट कर रहा है प्लस रोटेशनल मास I/r²। ये जवाब होगा बेटा। रोटेशनल मोशन की बात करें तो रोटेशनल मोशन में ऐसा है कि पूरे रोटेशनल मोशन को एज अ होल मत समझो। रोटेशनल मोशन को 4 हिस्से में बांटो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, रोलिंग मोशन, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। काम खत्म। सिर्फ 4 हिस्से में बांटो और उसके थ्योरी और सवाल रिवीजन कर दो, काम एकदम सन्नाटा हो जाएगा। सुनो ध्यान से। सबसे पहले नीट में इस थ्योरम पर बड़ा सवाल पूछा है, क्या एक मास अगर m1 है, दूसरा मास m2 है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? याद है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m1 m2 बटा m1 प्लस m2 इंटू r²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाने का जो कष्ट है उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, या घूमते हुए ऑब्जेक्ट को रोकने का जो कष्ट है उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम ज्यादा अप्लाई होता है, 1D 2D 3D सब में लग जाएगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए याद रखिएगा कि हमें सबसे पहले सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना होता है, और सेंटर ऑफ मास के जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा उसी के पैरेलल d डिस्टेंस पे दूसरा एक्सिस है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा ज्यादा होगा, वो होगा I0 = ICM प्लस md²। परपेंडिकुलर एक्सिस हमेशा प्लेनर ऑब्जेक्ट के लिए लगता है। किसके लिए लगता है? फॉर प्लेनर ऑब्जेक्ट। प्लेनर ऑब्जेक्ट के लिए ही पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगता है। क्लियर है बात? चलो अब देखो, नीट 2026 का पूछा हुआ डायरेक्ट सवाल है। m1 m2 है, l डिस्टेंस पर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट बताइए। आंसर आ गया पहला। दूसरी बात, ये तो डायमेंशनली गलत है, ये दोनों डायमेंशनली सही है लेकिन वैसे गलत हो जाएगा, पहला आंसर आएगा। तो क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। 2010 का ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सवाल है। उससे पहले मैं एक चीज और आपसे बात करना चाहूंगा कि बेटा अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूं, सेम मास और सेम रेडियस का रिंग, सॉलिड स्फीयर, डिस्क और हॉलो स्फीयर है, तो सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होगा? मान लो रिंग है, रिंग के सेंट्रल एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख रहा हूं। मान लो डिस्क है, डिस्क के सेंट्रल एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख रहा हूं। मान लो सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के सेंट्रल एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख रहा हूं। मान लो हॉलो स्फीयर है, क्या है? हॉलो स्फीयर। इन चारों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं कंपेयर करूं, इन चारों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं कंपेयर करूं, तो सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होता है? सेम मास सेम रेडियस का है, तो रिंग का सबसे ज्यादा होता है। सबसे कम होता है सॉलिड स्फीयर का, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो सॉलिड स्फीयर का। उससे ज्यादा होता है डिस्क का, उससे ज्यादा होता है हॉलो स्फीयर का, और उससे ज्यादा होता है रिंग का। कितने लोगों को यह चीज याद है? आग लगा दो, नहीं हां या ना लिख दो कमेंट बॉक्स में। सबसे ज्यादा होता है रिंग का, उसके बाद होता है बेटा हॉलो स्फीयर का, हॉलो स्फीयर का, फिर होता है डिस्क का, फिर होता है सॉलिड स्फीयर का। हां या ना? हां या ना में बता दो बेटा प्लीज, हां या ना में बता दो बेटा प्लीज, बोलो। हाँ सर ये तो सही बात है, होता है। अब देखो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है? अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास 9m। एक सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस r है और मास 9m है। अ स्मॉल डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r/3 इज रिमूव्ड कॉन्सेंट्रिकली। कॉन्सेंट्रिकली का मतलब है कि r/3 रेडियस का सेंटर यहीं से हटा दिया काट के। The moment of inertia of the remaining disk about the axis perpendicular to the plane of the disk and passing through its center. Concentrically का मतलब समझते हो? Mass m and radius r is removed concentrically, मतलब दोनों का सेंटर सेम है, यहां से हटा दिया, तो बचे हुए पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? एक बात समझो, r/3 रेडियस का डिस्क काट के हटाने से कितना एरिया बाहर हुआ होगा? एरिया होता है पाई r/3 का होल स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 3, सॉरी पाई आर स्क्वायर बाई 9, मतलब 9 टाइम्स एरिया गया है तो मास 9 टाइम्स जाएगा। तो अगर पूरे का मास 9m था तो m मास कट गया, तो बचा हुआ कितना मास होगा 8m। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो तुम कहोगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमूव्ड पार्ट का बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल रिंग का माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉरी रिमेनिंग पार्ट का बराबर टोटल पार्ट का माइनस रिमूव्ड पार्ट का हो जाएगा। तो टोटल पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, m 9m रेडियस r स्क्वायर बटा 2 माइनस रिमूव पार्ट का क्या होगा, तो इस रिमूव पार्ट का हो जाएगा हाफ मास m रेडियस r बाई 3 का होल स्क्वायर। क्या ये सही है? क्या ये सही है बताओ, क्या ये सही है बेटा? कमेंट करके बताइए क्या ये सही लिखा है मैंने, क्या ये सही लिखा है मैंने? देखो कंसेंट्रिकली मतलब यहीं से काट के बाहर निकाला, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9 दूना 18। अगर तुम यहां से 18 एलसीएम ले लेते हो, यहां से 9 दूना 18, 18 एलसीएम ले लेते हो तो 81 आ जाएगा। 81 एम आर स्क्वायर माइनस यहां से एम आर स्क्वायर माइनस होगा एम आर स्क्वायर 80 बटा 18, 80 बटा 18 एम आर स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा आधा कर दो 40 बटा 9, मतलब फर्स्ट आंसर। क्लियर है क्या? कौन सा आंसर आ गया? फर्स्ट आंसर आ गया। यहां पर ध्यान से देखिए बेटा, एक ट्रायंगुलर सीट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर अगर मैं आई ए बी निकालू, आई ए बी मतलब इस एक्सिस से और इस एक्सिस से निकालू बीसी एक्सिस से, तो किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा? देखो यहां पे सिर्फ 3 मीटर तक मास अटैच है और मास 4 मीटर डिस्टेंस तक गया है। इस एक्सिस से देखोगे तो 4 मीटर तक मास अटैच है, डिस्टेंस 3 मीटर दूर तक गया है, तो जितना मास दूर होता है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है। तो बीसी पार्ट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। क्या होगा? बीसी पार्ट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा आई ए बी के कंपेयर में। आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ। क्लियर है ये बात? आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट देखिएगा फटाफट, ये बढ़िया सवाल एक लिया है, ये जेईई मेन 2023 का सवाल है। अगर तुम कर पाओगे ना बेटा तो मजा आ जाएगा। क्या है? एक तुम्हारा स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर है क्या है? नहीं, रेक्टेंगुलर प्लेट है। इस रेक्टेंगुलर प्लेट का एक साइड ए है, दूसरा साइड बी है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस से पूछा है, बताओ इस एक्सिस से पूछा, इस वाले एक्सिस। कर पाओगे क्या? एक लॉजिक बताऊं इसमें, एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूं। सबसे पहले ए बराबर बी मान, ए बराबर बी मान लोगे तो स्क्वायर प्लेट हो जाएगा। अब स्क्वायर प्लेट का इस एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम ए स्क्वायर बाई 12, रॉड जैसा होगा। देखो एम ए स्क्वायर बाई 12, इससे भी एम ए स्क्वायर बाई 12, तो इस एक्सिस से हो जाएगा एम ए स्क्वायर बाई 6। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर ऑफ मास से स्क्वायर प्लेट होता तो एम ए स्क्वायर बाई 6 आता। अब इस एक्सिस से देखोगे तो आई हो जाएगा आई सेंटर ऑफ मास मतलब एम ए स्क्वायर बाई 6 प्लस मास एम, और ये डिस्टेंस हो जाएगा बेटा ए बाई रूट 2, क्योंकि डायगोनल होता ए, तो ए बाई रूट 2, तो ए बाई रूट 2 का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर बाई 2। तो 6 एलसीएम लोगे तो एम ए स्क्वायर 3 प्लस 4, 4 एम ए स्क्वायर बाई 6 आएगा, मतलब 2 बाई 3 एम ए स्क्वायर आएगा। क्या होगा? 2 बाई 3 एम ए स्क्वायर। जब ए और बी बराबर है तो, जब ए और बी बराबर है तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 2 एम ए स्क्वायर बाई 3, ये आ रहा है यार। अब यहां पे लॉजिक लगाओ कि किसमें ए और बी बराबर रखने से 2 एम ए स्क्वायर बाई 3 आ जाएगा। तो अगर यहां पे ए और बी बराबर रखोगे तो ए और बी बराबर, तो ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर, मतलब 2 ए स्क्वायर एम बाई 3। फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा, इसमें तो नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, मतलब पहला सही। तो यहां पे थोड़ी बुद्धि लगाई हमने, हालांकि बुद्धि लगाने के बाद भी थोड़ा मेहनत करना पड़ा, कोई बात नहीं, लेकिन हमने बुद्धि तो लगाया। अच्छा ये सवाल बड़ा अच्छा है, थ्योरेटिकल है। क्या है देखना ध्यान से। अ क्लोज ट्यूब partially filled with the water lies in a horizontal plane. If the tube is rotated through the perpendicular bisector, then moment of inertia of the system will. क्या है बेटा? A tube is partially filled with the water, मतलब एक ट्यूब है और ये partially filled with the water है। अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे घुमाऊंगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इंक्रीज। कैसे सर? ऐसा है
कि मान लो ये मास का पार्टिकल यहाँ पे वाटर का पार्टिकल पड़ा है, जब घुमाओगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से दोनों तरफ मास दूर दूर जाएंगे, और मास दूर तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा। लेकिन यहां पे याद रखना एक छोटा सा कंसेप्ट, स्टार मार्क दे देता हूं, अगर ये पार्शियली के जगह पे फुल्ली फिल्डेड होता, क्या होता, फुल्ली फिल्डेड, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट रहता। समझ में आ गया क्या सर? क्यों? अगर फुल्ली फिल्डेड होता तो मास तो दूर जाता ही नहीं, पूरा भरा होता तो। बताओ सोच के, बताओ सोच के, अगर फुल्ली फिल्डेड होता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता, कांस्टेंट होता। नेक्स्ट सवाल जो आ सकता है पेपर में, जेई मेन 2022 का आया है, एक सवाल है, इसको अगर कर लोगे तो मैं समझूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम सीख गए, जर्नी को आगे की तरफ हम ले जाएंगे। इस सवाल को करो बेटा अच्छे से एक बार, इस सवाल को अच्छे से एक बार करिए प्लीज, इस सवाल को अच्छे से करिए एक बार, करिए इस सवाल को एक बार अच्छे से करिए। अच्छा सवाल है बेटा, अच्छा सवाल है बेटा। क्या है सवाल? देखो सवाल पढ़ो यहां पे। अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg इज केप्ट एट 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल अबाउट जेड एक्सिस। मान लो ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है। पार्टिकल कहां है? 1,1,1 पर, मतलब एक्स में भी 1, वाई में भी 1 और जेड में भी 1। अब जेड एक्सिस से अगर तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो जेड के लॉन्ग डिस्टेंस मैटर नहीं करता, मैटर करता है एक्स वाला और वाई वाला डिस्टेंस। ये 1 मीटर, मतलब एक्स में डिस्टेंस 1 मीटर और वाई में भी 1 मीटर, तो इसका नेट जेड एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो होगा √2 मीटर, √2 मीटर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा मास 1 इंटू √2 का होल स्क्वायर, तो ये आंसर हो जाएगा 2 kg मीटर स्क्वायर। 2 kg मीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। कैसे किया सॉल्व बताओ, कैसे किया 2 kg? देखो बेटा ऐसा है कि जिस एक्सिस के अबाउट तुम निकाल रहे हो उसमें कोऑर्डिनेट कितना भी हो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? इसको थोड़ा 3D में विजुअलाइज करो। ये मान लो जेड एक्सिस है, अगर मान लो पार्टिकल यहां है या यहां है या यहां है या यहां है, इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो वही रहेगा ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जेड एक्सिस है, मान लो ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब पार्टिकल को एक्स और वाई में कितना डिस्टेंस पे रखोगे वो जेड एक्सिस से तो मैटर करेगा। अब जेड एक्सिस के अलोंग ऊपर नीचे कहां रखोगे इससे मैटर नहीं करेगा, इसलिए आपका आंसर होगा 2 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है क्या? ये बात समझ में आया? नेक्स्ट यहां पर देखो रेक्टेंगुलर सीट है, मैंने लास्ट ईयर जल्दीबाजी में गलत बता दिया था, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होगा इस डिस्टेंस से। क्यों? क्योंकि इधर भी L/2 इधर भी L/2, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होगा इजी से, इजी से लास्ट ईयर मैराथन में मैंने गलत बता दिया था। क्यों? कई बच्चे बोलते हैं इससे, तो यहां से देखोगे तो यहां से मैक्सिमम डिस्टेंस ज्यादा है मास का, इससे डिस्टेंस का मासेस कम है। क्लियर है क्या ये बात? अच्छा ये जेईई मेन 2023 का सवाल है, एक बार ध्यान से देख लो। ये मास एम यहां पर है, एक मास एम यहां पर है, एक मास एम यहां पर है, तो इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस से पूछा है। क्या करोगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम एक एक्सिस से डिस्टेंस देखते हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 0 प्लस इस एक्सिस से इसका मास एम ए स्क्वायर प्लस इसका मास एम A/2 पे होगा। क्यों? क्योंकि ये ए है, ये 60 डिग्री का एंगल होगा, तो ये आधे डिस्टेंस पर है, तो ये पूरा ए है तो आधा A/2 हो जाएगा, तो MA²/4। 4 LCM लोगे 5MA²/4 आंसर होगा, 5MA²/4 आंसर होगा थर्ड। क्या क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? नेक्स्ट देखिए बेटा, ये तो वही सवाल है, कर लोगे। ये जेईई मेन 2022 का सवाल है, जेईई मेन 2022 का सवाल है। क्या कह रहा है देखो, अ व्हील कंप्राइज रिंग ऑफ रेडियस r एंड मास m। एक व्हील है जिसका रिंग का रेडियस r है, मास m है, एंड 3 स्पोक ऑफ मास स्मॉल m इच। 3 स्कोप है, ये जो साइकिल का नहीं होता स्कोप वैसा। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो देखो इस एक्सिस के अबाउट जो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसका हो जाएगा ml²/3, ml²/3, ml²/3। रॉड जैसा है, रॉड के इंच जैसा, तो ml²/3 3 पार्ट का, और रिंग का हो जाएगा mr², mr² ही रहेगा, ये mr²। तो यहां से r² कॉमन निकालोगे, 3 से 3 तो कट गया यार, तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m आएगा क्या? हाँ, दूसरा आंसर आ रहा क्या बताओ फटाफट, दूसरा आंसर आएगा क्या फटाफट बता दो प्लीज। बहुत बढ़िया। AIPMT 2015 का ये सवाल है, क्या है देख लो।
आइडेंटिकल स्फेरिकल सेल, सेल मतलब हॉलो स्फीयर होता है, सेल मतलब क्या होता है, हॉलो स्फीयर। इस हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है इस एक्सिस के अबाउट, तो सर इस एक्सिस के अबाउट इस हॉलो स्फीयर का तो हो जाएगा 2/3 mr², सही लिख रहा हूं क्या? हाँ जी सर। इसका क्या हो जाएगा, तो इसके अबाउट 2/3 प्लस mr² लगा दोगे तो ये हो जाएगा 5/3 mr², 5/3 mr²। इसका भी हो जाएगा 5/3 mr², तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10/3 mr² और 2, 12/3 mr², तो ये हो जाएगा 4 mr², सही है क्या? 4 mr², दूसरा आंसर सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो बेटा, एक रॉड है जिसका लेंथ L है, मास M है, bend it to mid point of the two half so that the angle between them is 90 degree. The moment of inertia of the bent rod about an axis passing through the bending point ml²/12 ही रहेगा। क्यों? इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम इससे निकाल लो, ठीक है। अब तुमने इसको मिड से तोड़ दिया, तो मिड से तोड़ दिया इस तरीके का पार्ट होगा। अब यहां से 90 डिग्री बना रहा और एक्सिस तो ऐसे जा रहा है, इस एक्सिस के अबाउट में ये इसका और इसका डिस्ट्रीब्यूशन तो वही रहा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रह जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रह जाएगा। अब हम टॉर्क की बात करते हैं, उससे पहले एक सवाल कर लो, नीट 2018 का सवाल है, बढ़िया सवाल है, करते हैं। 3 ऑब्जेक्ट ए सॉलिड स्फीयर, एक है सॉलिड स्फीयर, दूसरा है सर्कुलर डिस्क, तीसरा है सर्कुलर रिंग। Each of mass m and radius r, सबका मास m है, रेडियस r, they are spin with the same angular speed omega about their own axis of symmetry. Then amount of work required to bring them to rest. तो रेस्ट में लाने के लिए जो वर्क होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगा। क्लियर है क्या? हाँ। अब देखो, जिसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी उसको रेस्ट में लाना मुश्किल होगा। ओमेगा तो सबका सेम है, रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा करता है। जिसका आई ज्यादा होगा उसको रेस्ट में लाना मुश्किल है। आई ज्यादा किसका होगा? रिंग का, मतलब सी को रेस्ट में लाना मुश्किल है। उसके बाद डिस्क का होगा, फिर सॉलिड स्फीयर का सबसे कम होगा। तो ए को रोकना सबसे मुश्किल है और सी को रोकना सबसे टफ है। आंसर आपका फर्स्ट चला जाएगा। आंसर आपका क्या चला जाएगा? फर्स्ट चला जाएगा। क्लियर? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। टॉर्क देखो, टॉर्क बराबर होता है सबसे पहले आर क्रॉस एफ। इस पर नीट 2021 और 22 में सवाल पूछ लिया था डायरेक्ट, और मैंने भी तुम्हें वेक्टर पढ़ाते समय इस पर सवाल करा दिया है। ऐसे सवाल आते हैं। दूसरी बात, टॉर्क का जो डायरेक्शन होता है वो आर और एफ दोनों के परपेंडिकुलर होता है। मानते हो ये बात? हाँ सर, टॉर्क का जो डायरेक्शन होता है वो आर और एफ दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है। पहली बात, टॉर्क एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है और उसका डायरेक्शन आर एफ के परपेंडिकुलर होगा। टॉर्क का डायरेक्शन अल्फा के लॉन्ग हो सकता है, क्योंकि हम टॉर्क बराबर आई अल्फा लिखते हैं, तो टॉर्क का डायरेक्शन अल्फा के लॉन्ग हो, परपेंडिकुलर टू द रोटेशनल एक्सिस एक्सियल वेक्टर होता है। जब बहुत सारे फोर्स लग रहे होते हैं तो उनका टॉर्क हम इंडिविजुअली निकालते हैं। आर क्रॉस R1F1 प्लस R2F2, उसका टॉर्क हम कैसे निकालते हैं? इंडिविजुअली निकालते हैं। ये नीट 2009 का सवाल है क्या? If F is the force acting on the particle having position vector r and tau, then the torque of the force about the origin is, ध्यान से सुनना, टॉर्क जो है वो तुम्हारा पोजीशन वेक्टर फोर्स दोनों से परपेंडिकुलर होगा। अगर टॉर्क का डॉट प्रोडक्ट आर से करोगे तो परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो आंसर क्या चला जाएगा आपका? दूसरा। आंसर क्या चला जाएगा आपका? दूसरा, क्योंकि टॉर्क एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो आर और एफ दोनों के परपेंडिकुलर होगा। क्या है? दोनों के परपेंडिकुलर होगा। नीट 2020 का सवाल है साहब, क्या कह रहा? टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन द फोर्स ऑफ 3 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज 2k कैप। अब सुनो ध्यान से, ओरिजिन के अबाउट हमें टॉर्क निकालना है। पोजीशन वेक्टर ये दिया हुआ है फोर्स का, तो टॉर्क बराबर क्या होता है? आर क्रॉस एफ। आर बताओ क्या है? 2k कैप क्रॉस 3j कैप, तो 3 दूना 6, k क्रॉस ये क्या होता है? आई जे के, माइनस आई होगा, -6i न्यूटन मीटर। थर्ड आंसर। क्यों भाई? ये जानते हैं ना हम। देखो, आई के बाद जे है, उसके बाद के है, तो पॉजिटिव में रिजल्ट आएगा। आई क्रॉस जे पॉजिटिव के, जे क्रॉस के पॉजिटिव आई, लेकिन के क्रॉस आई है इसलिए निगेटिव आया। नीट 2020 का बेटा सवाल है, देख लो। नीट 2020 का सवाल है, कैसा सवाल है? एकदम विद्दू सा एकदम। अब ये देखो, नीट 2018 का सवाल है क्या? मोमेंट ऑफ फोर्स इतना, मतलब टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स एफ
एट इतना, अबाउट द पॉइंट इतना। अब सुनो ध्यान से, किसी भी चीज का पोजीशन वेक्टर जब लिखोगे तो फोर्स का पोजीशन वेक्टर हमको लेना है, जो ये है 2i कैप माइनस 3j कैप। जिसके रिस्पेक्ट में लेना है वो ये लिखा है, अबाउट द ओरिजिन। तो जिसके रिस्पेक्ट में हम लेते हैं उसकी पोजीशन वेक्टर को माइनस करते हैं, तो माइनस 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप, ये हो जाएगा तुम्हारा आर वेक्टर। तो आर वेक्टर आएगा 2i माइनस 2i तो 0i, माइनस 3j और माइनस माइनस प्लस तो माइनस j कैप, ये इसमें नहीं है, माइनस और माइनस प्लस 2k कैप, ये होगा बेटा पोजीशन वेक्टर। और ये है तुम्हारा फोर्स। अब यहां पे कोई समझदारी मत करना, मैं पहले बहुत सिखाता था ऐसे कर लो ऐसे कर लो, कुछ मत करना। तुम यहां पे सिंपल डॉट प्रोडक्ट लेना। आई पोजीशन वेक्टर है तुम्हारा 0 -1 +2 और फोर्स है 4 5 और -6। सिंपल आई निकालो, जे निकालो, के निकालो। क्या निकालना पसंद करोगे बोलो? जे निकालो सिंपल। तो माइनस जे इज इक्वल टू, माइनस जे बीच वाला लेता हूं मैं, तो इसका प्रोडक्ट -6 और -8 तो -14 आ रहा है। कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? एक मिनट, माइनस जे अगर मैं लूंगा तो सबसे पहले इसको तो गोली मारो, इसका प्रोडक्ट करो तो ये -6 आएगा। ठीक है, कुछ तो गलत किया मैंने। -3 के कह रहे हैं बच्चे, कहाँ भाई? कुछ तो गलत किया है। -k -2k, अच्छा ये k है, जे नहीं है, ये k है। तो यहां से -2j कैप आएगा एंड -3k है ना, ये -3k होगा, -3k और ये +k आएगा। ओके ओके, तो यहां पर तुम्हारा जो r है वो 0 -2 और ये 1 आएगा, 1 आएगा, ये -6 और -4, अभी भी 10 आ रहा है, 10 तो किसी ऑप्शन में नहीं है। अरे यार, चलो मैं कर लेता हूं, मैं जे देखने की कोशिश कर रहा। देखो ये 2i -3k कैप है, ठीक है। अब 2i में से ये घटाओगे तो 0i कैप आएगा, ये तो सही है। जे है नहीं, इसमें जे है तो +2j आएगा। ये देखोगे तो -3k और माइनस माइनस प्लस, अच्छा +5 क्या आएगा, ये +5 क्या आएगा। ठीक है, फोर्स इतना है। अब तुम लिखोगे तो i j k 0 2 5 और ये क्या लिखोगे 4 5 -6। अच्छा, अब -j कैप ही निकाल रहा हूं बस, मैं ये वाला टर्म निकाल रहा हूं। तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -6 और 5 चौका 20 तो +20, तो 20 में से 6 जाएगा तो -14 आ रहा है। यार कुछ गड़बड़ है क्या यहाँ पे? कुछ तो गड़बड़ है, लिखने में कुछ गड़बड़ हो गया होगा, लिखने में कुछ गड़बड़ हो गया होगा। बाकी कंसेप्ट तो सीख गए। आई निकालो तो आई क्या हो जाएगा, आई निकालोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 मल्टीप्लाई -6, 2 मल्टीप्लाई -6 -8 और माइनस, ये मैंने निकाल लिया है। एक मिनट, इससे देखो 6 दूना 12, सॉरी -12 -25, ये भी गलत आ रहा। कुछ तो भयंकर गलती हुई है यार, मैं गलत कर रहा हूं कि प्रिंटिंग मिस्टेक है कुछ, क्योंकि कोई भी मैच नहीं कर रहा यार। अभी तक तो सब सही चल रहा था। देखो द मोमेंट ऑफ फोर्स इतना एट इतना यहां पे लग रहा है, तो फोर्स की पोजीशन वेक्टर यहां से देखनी है, फोर्स की पोजीशन वेक्टर यहां से देखनी है। तो ये है तुम्हारा पोजीशन वेक्टर फोर्स का, जिसके रिस्पेक्ट में देखना उसकी पोजीशन माइनस करते हैं। तो ये है 2i कैप, ये 0 है, -3k कैप, माइनस पोजीशन वेक्टर ये लिखेंगे। तो ये क्या लिखेंगे 2i कैप, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं -2j कैप -2k कैप, ये सिंपल है। अब यहां से 2 में से ये जाएगा, 2i में से -2 आ जाएगा, तो ये तो 0i बचेगा, +2j कैप आएगा और -3k कैप +2k कैप, तो -3 और माइनस माइनस यहां पे हो जाएगा प्लस, ये -3k कैप है और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे सिंपल k कैप ही बचेगा ना यार, -k कैप बचेगा। क्यों -k कैप बचेगा? -3k कैप और +2k, -k कैप बचेगा। अब है i j k 0 2 और -1, और ये है बेटा
4, 5 और -6। जब यहां पर आई जे बाहर निकालोगे, जे बाहर निकालोगे, जे तो -j आता है सेकेंड टर्म, इसको इससे मल्टीप्लाई। अरे भाई साहब क्या घनघोर बायोलॉजी हूं मैं रे। भाई 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 कहां था मैं। क्यों भाई क्यों। 6 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा ना रे चाचा। -4 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -4 आएगा। तो माइनस माइनस +4 और यहां पे माइनस, तो -4 जे कैप आएगा। -4 जे कैप वाला आंसर होगा। तो -4 जे कैप इसमें भी, इसमें है। अब देख लेना इन दोनों में से कोई आंसर होगा। क्या हो गया मुझे। ओ भाई 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 सॉरी यार। करके देख लेना, डी आंसर आ रहा। चलो डी हो जाएगा। मैं क्या कर रहा था इतनी देर से और तुमने बताया भी नहीं। अरे यार क्या कर रहा था इतनी देर से। 6 को 0 से मल्टीप्लाई कर रहा था। ओ भाई साहब हो जाता है यार कभी कभी। हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं। सॉरी सॉरी। वही तो मैं कह रहा हूं कि ऐसे सवाल हम पहले कितना कर चुके हैं और इस सवाल में हम कैसे गलत कर लेंगे। अब तूने बताया भी नहीं यार। कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। सुनो ध्यान से। ऐसे सवाल एग्जाम में आते थे। वैल्यू ऑफ एम एज सोन फॉर बिच रॉड विल बी इन इक्विलिब्रियम। ताकि रॉड इक्विलिब्रियम में रहे उसके लिए एम की वैल्यू क्या होगी। देखो ध्यान से, इस पॉइंट के अबाउट दोनों का टॉर्क बराबर करना है। तो इस पॉइंट के अबाउट दोनों का टॉर्क कैसे बराबर करोगे। इसका मास इंटू इसका मल्टीप्लाई टॉर्क होगा। 6 × 20 बराबर m × 30। 0 से 0 कैंसिल होगा, 3 से काटोगे ये 2, m बराबर आ जाएगा सिंपल 4 kg। ऐसे सवाल नीट में बहुत पूछे जाते हैं। इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 होगा या इस पॉइंट के अबाउट हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन देखना है तो m की वैल्यू क्या होगी। क्या क्लियर है ये बात। क्लियर है ये बात। नीट 2019 का सवाल है, बहुत आसान है। सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 kg, रेडियस 4 सेंटीमीटर, रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस एट द रेट 3 rpm, then torque required to stop it after 2 pi revolution। 2 pi is the number of revolution। तो टोटल एंगल कितना चलेगा 2 पाई में। एक रोटेशन में बेटा चलता है 2 पाई, तो टोटल 2 पाई रोटेशन में चलेगा 4 पाई स्क्वायर। इतना एंगल चल के रुक जा रहा है पार्टिकल। ठीक है, इतना एंगल चल के पार्टिकल रुक जा रहा है। तो इतना एंगल चल के रुक जाने के लिए इनिशियल स्पीड दिया है क्या। हाँ, 3 rpm इनिशियल स्पीड दिया हुआ है। ओमेगा इनिशियल दिया हुआ है 3 rpm रिवोल्यूशन पर मिनट। तो रिवोल्यूशन पर सेकंड क्या होगा 3/60। अच्छा ये फ्रीक्वेंसी है तो 2 पाई से और मल्टीप्लाई करोगे। ये आपको इनिशियल ओमेगा दिया है। तो अल्फा कितना होना चाहिए, बड़ा आसान है कि थीटा दिया हमें, ओमेगा दिया, तो स्टॉपिंग एंगल दे दिया हमें, तो ओमेगा आई का होल स्क्वायर बटा 2 अल्फा कर लेंगे। हमें थीटा पता है, ओमेगा आई पता है, तो अल्फा निकल जाएगा और अल्फा निकल जाएगा तो टॉर्क बराबर आई अल्फा। सही, यहां से हम टॉर्क निकाल लेंगे। क्लियर है क्या ये बात। देख लीजिए एक बार, देख लीजिए एक बार। देखो सबसे पहले 2 पाई रोटेशन में कितना एंगल चलेगा, तो इतना एंगल चलेगा। इनिशियल एंगुलर स्पीड हम निकाल सकते हैं 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमने पर सेकंड कन्वर्ट कर दिया। अब हम जानते हैं स्टॉपिंग एंगल इनिशियल एंगुलर स्पीड बटा 2 अल्फा। यहां से अल्फा निकल जाएगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बोल दो। अल्फा निकल जाएगा तो यहां से टॉर्क निकल जाएगा। क्लियर है। ये जेई मेन 2023 का सवाल है। इसका टॉर्क एक बार निकाल के दिखाओ, मजा आ जाएगा साहब। ये टॉर्क निकालो, फिर हम आगे रोटेशनल डायनेमिक्स में जाएंगे। ये टॉर्क निकालो बेटा, फिर हम आगे रोटेशनल डायनेमिक्स में जा रहे होंगे। टॉर्क निकालो इसका, फिर हम आगे रोटेशनल डायनेमिक्स में जा रहे होंगे। इसका टॉर्क निकाल दो, फिर हम रोटेशनल डायनेमिक्स में जाएंगे। देखो इधर ध्यान से, ध्यान से। ये 6 न्यूटन का फोर्स, इसके अबाउट टॉर्क लिखना है। 6 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा, ये रेडियस के 90 डिग्री पर लग रहा, मतलब परपेंडिकुलर है। ये भी परपेंडिकुलर है और ये 8 न्यूटन का फोर्स एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल पे है। तो इसका टॉर्क बताओ। मजा आएगा भाई, मजा आएगा, मजा आएगा। करो करो करो। सबसे पहले 6 न्यूटन का टॉर्क 0 होगा। दूसरी बात, 9 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा। हाँ सर लग रहा है। इसका टॉर्क होगा क्लॉकवाइज और इसका टॉर्क होगा एंटी क्लॉकवाइज। इसका टॉर्क लिखूंगा 9r और इसका टॉर्क लिखूंगा -4r। ऑब्वियस सी बात है पाई बार टॉर्क हो जाएगा इसका। अपोजिट है तो घटा देंगे। दूसरी बात, 8 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, इस फोर्स का इस कंपोनेंट का टॉर्क नहीं होगा।
इस कंपोनेंट का टॉर्क होगा, कितना होगा? तो 8 cos 30 मतलब 4R। तो इसका 4 है, इसका 4R कैंसिल हो जाएगा, टोटल 9R टॉर्क आएगा, 9 इंटू आर टॉर्क आएगा। आर की वैल्यू 20/100, तो 9 मल्टीप्लाई 20/100, 9 दूना 18, 180/100 मतलब 1.8 न्यूटन। ये रहा सेकेंड। कितने लोगों का जवाब आ रहा है? 1.8 न्यूटन। सर साइन 30, हाँ बेटा साइन 30, तभी तो 8 न्यूटन का ये वाला 8 साइन 30 हो गया 4। इसका 4 इंटू एंटी क्लॉक है, इसका क्लॉक कैंसिल हो गया, इसका टॉर्क भी बचेगा। ये रहा आंसर। अच्छा ये सवाल देख के तुमको लगा नहीं यार बहुत मुश्किल सवाल है, और आंसर देखो कितना इजी है, जेईई मेन 2023 का सवाल है ये। जेईई मेन 2023 का सवाल है ये, बताओ। ये बहुत इजी है, इसका होमवर्क दे देता हूं। ये हमने कितनी बार क्लास में किया हुआ है, कोई खास बात नहीं है, कितनी बार हमने क्लास में किया हुआ है। एक सवाल ये देखो, मजा आ जाएगा। देखो कंसेप्ट को रिलेट करके कैसे सवाल होते हैं ना बेटा, मजा आ जाएगा इसमें। पढ़ो सवाल को। अ रिजिड बॉडी rotates about a fixed axis with a variable velocity equal to variable velocity is equal to alpha बराबर बीटा टी। variable velocity is equal to alpha बराबर बीटा टी at a time t where alpha and beta are the constant है? अच्छा अल्फा माइनस बीटा टी दिया, अरे यार वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा टी दिया है। ये वेलोसिटी बराबर अल्फा माइनस बीटा टी दिया है, अल्फा एंड बीटा कांस्टेंट, अल्फा एंड बीटा कांस्टेंट। द एंगल थ्रू विच इट रोटेट बिफोर स्टॉप इज, तो कितना एंगल चलेगा रुकने से पहले, कितना एंगल चलेगा रुकने से पहले। ये एंगुलर वेलोसिटी दिया है, ये अल्फा दिया है, अल्फा एंड बीटा कांस्टेंट टू टी, तो कितना एंगल चलेगा रुकने से पहले, ठीक है ना। ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा सवाल सॉल्व करने के। एक बात बताओ, अगर मैं इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी देखूं तो देख सकता हूं क्या? हाँ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी होगा जब टाइम 0 रखोगे, वो अल्फा आ रहा है। दूसरी बात, क्या अल्फा बराबर मतलब एंगुलर एसिलरेशन, एंगुलर एसिलरेशन क्या डी ओमेगा बाई डी टी होता है? हाँ, इसका डिफरेंशिएशन 0, ये हो जाएगा माइनस बीटा। अब एक बात बताओ, क्या एंगुलर एसिलेशन कांस्टेंट है? हाँ, तो स्टॉपिंग एंगल होगा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी का होल स्क्वायर बटा 2 इंटू रिटार्डेशन। क्या इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी आ रहा है? अल्फा का होल स्क्वायर बटा 2 इंटू रिटार्डेशन बीटा, अल्फा स्क्वायर बाई 2 बीटा आंसर है। कितने लोगों ने इसको रिलेट करके किया? क्या आप इसका क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं? क्या आप इसका क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं? ये क्रोनोलॉजी वाला सवाल है। क्रोनोलॉजी का मतलब समझते हो? बताओ भाई, क्रोनोलॉजी का मतलब समझते हो? अगर क्रोनोलॉजी समझ गया तो बताओ, क्रोनोलॉजी समझ गया तो बताओ। सुनो, हमें वेलोसिटी दिया हुआ है रिलेशन के टर्म्स में, तो भाई इसको देख के तो पता चल रहा है ना कि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ये है, तो कितना एंगल चलेगा रुकने से पहले? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी का होल स्क्वायर बाई 2 अल्फा आंसर, और एकदम सही है ये। क्रोनोलॉजी मतलब कोरोना वायरस। अ व्हील रोटेटिंग एट द रेट इतना रिवॉल्यूशन पर मिनट, क्या यहां से ओमेगा निकाल लोगे? हाँ सर, 2 पाई एफ हो जाएगा। कम्स टू स्टॉप आफ्टर 20 सेकेंड, टाइम दिया हुआ है। देन द एंगुलर रिटार्डेशन विल बी, अरे भाई साहब, ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा इनिशियल माइनस अल्फा टी, तो अल्फा बराबर होगा ओमेगा इनिशियल बाई टाइम, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कोई खास बात नहीं है। ये सवाल देखो, ऐसे सवाल एग्जाम में पूछते हैं क्या? ये एम मास का ऑब्जेक्ट है, और ये कोई एम मास और आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, तो ये कितने एक्सीलरेशन से नीचे जाएगा? बेटा इसका जोरदार तरीका मैंने बताया हुआ है, ये एनएलएम वाला सवाल नहीं। एनएलएम में ये मासलेस पुल्ली लेते हैं, यहां पे मासिव पुल्ली है, तो इसका एक्सीलरेशन लिखेंगे नेट पुलिंग फोर्स mg बटा नेट ट्रांसलेशनल मास जो ट्रांसलेट कर रहा है, प्लस रोटेशनल मास I बाई आर स्क्वायर। ये जवाब होगा बेटा, ये जवाब होगा बेटा। देखो ए बराबर होगा mg बटा m प्लस आई बाई आर स्क्वायर, mg बटा m प्लस आई बाई आर स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, massless ring bonded over uniformly cylinder of mass m and radius r, यूनिफॉर्म सिलेंडर, यूनिफॉर्म सिलेंडर मतलब सॉलिड सिलेंडर है, यूनिफॉर्म सिलेंडर मतलब
सॉलिड सिलेंडर है मास का, कोई बात नहीं करते हैं, mg प्लस m प्लस सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²/2 बटा आर स्क्वायर, कट जाएगा। अब यहाँ पे m कॉमन निकाले हुए काट लोगे तो g डिवाइडेड बाई 1 प्लस हाफ 3/2, तो आंसर हो जाएगा 2g/3। 2g/3 यूनिफॉर्म कोई लिखा हो ना उसका मतलब होता है सॉलिड वाला अब सेफ है। अगर सिंपल हॉलो सिलेंडर लिखता होता तो हम रिंग मानते। थर्ड आंसर आ रहा है क्या? भाई साहब यार गजब हो तुम लोग, गजब हो तुम लोग, मतलब क्या आंसर दे रहे हो। अच्छा ऐसा सवाल होगा तो सॉल्व करना जानते हो, अगर सर्कुलर ऑब्जेक्ट है तो फिर दोनों ऑब्जेक्ट लटके तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा? नेट फोर्स, नेट फोर्स बताओ क्या होगा। अब भाई इसमें से दोनों में से कोई एक मास तो बड़ा होगा, मान लो m1 बड़ा है तो m1g माइनस m2g हमारा नेट फोर्स हो जाएगा। तो लिखोगे m1g माइनस m2g। नेट एक्सीलरेशन, नेट मास क्या होगा? m1 और m2 ट्रांसलेट कर रहे हैं प्लस रोटेट कर रहे हैं I/r²। आग लगा दो कमेंट बॉक्स में अगर ये लॉजिक तुमको एकदम चमकता है तो। क्लियर है क्या? दूसरी बात, बहुत सारे सवाल कुछ बेटा ऐसे होते हैं एकदम टॉर्क बराबर आई अल्फा पे, जैसे मतलब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है, ऐसा सवाल तुमसे पूछ लेगा कि मान लो ये ऑब्जेक्ट है, यहां पे हिंज कर दिया ओ पे, इधर फोर्स लगा रहे हैं, इधर फोर्स लगा रहे हैं, अगर मास m है, रेडियस r है, तो एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा? टॉर्क बराबर आई अल्फा, सॉरी टॉर्क बराबर आई अल्फा, अल्फा बराबर टॉर्क बटाई। क्या ये सवाल कर लेते हैं हम लोग? बहुत आसान है, फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से चल रहा। अगर रॉड को मैंने यहां से अटैच कर दिया पी से, ठीक है, वेन स्ट्रिंग इज कट, स्ट्रिंग को अचानक से कट किया तो इसका इनिशियल एक्सीलरेशन क्या होगा? सुनो, इसको यहां से तो मैंने हिंज किया हुआ है, अब जब स्ट्रिंग को कट करूंगा तो फ्री हो जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास बीच में ग्रेविटेशनल लगेगा, तो इसका आप लिखोगे टॉर्क बराबर आई अल्फा। टॉर्क क्या होगा? mg इंटू l/2, mg इंटू l/2 बराबर आई होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 इंटू अल्फा। m से m कटेगा, l से एक l कटेगा, तो अल्फा आ जाएगा आपका 3g/2l। अल्फा आ जाएगा आपका 3g/2l। क्या आंसर होगा? 3g/2l। क्या आपको ये सॉल्व करना आता है? अच्छा बेटा ये किस पॉइंट का अल्फा है? सेंटर ऑफ मास का, Q का, O का, P का, R का, किसका अल्फा है ये किस पॉइंट का अल्फा हमने निकाला ये बताओ। चलो चलो पहले ये बताओ किस पॉइंट का अल्फा है ये बता दो पहले, किस पॉइंट का अल्फा है ये? सारे पॉइंट का अल्फा सेम होता है, सेम फॉर ऑल पॉइंट, सेम फॉर ऑल पॉइंट, सारे पॉइंट का अल्फा सेम होगा। अगर मैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन पूछूं तो हर पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सीलरेशन अलग होगा, वो आर अल्फा के बराबर होगा। सेंटर ऑफ मास का टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होगा? आर इंटू अल्फा। सेंटर ऑफ मास का जिस एक्सिस से घूम रहा है उस एक्सिस से रेडियस देखेंगे तो आर हो जाएगा l/2 इंटू अल्फा हो जाएगा 3g/2l, l से l कटेगा, 3g/4 आएगा इनिशियल टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या सही लिख रहा हूं? क्या मैं सही लिख रहा हूं? नेक्स्ट है बेटा रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन में तुमसे ज्यादा डीप में जाके कुछ नहीं पूछेगा, याद रखना कि रोलिंग मोशन इज नथिंग बट ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का कॉम्बिनेशन। ट्रांसलेशन की वजह से सभी पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होती क्या? हाँ सर। रोटेशन की वजह से ओमेगा सबका सेम होता, तो इसका ट्रांसलेशन वेलोसिटी आर ओमेगा, इसका आर ओमेगा पीछे, इसका आर ओमेगा ऊपर, इसका आर ओमेगा आगे। अगर दोनों का कंबाइंड करूंगा तो इसका भी आगे, आर ओमेगा पीछे, इसका भी आगे, आर ओमेगा इधर, इसका भी आगे, आर ओमेगा आगे, इसका भी आगे, आर ओमेगा ऊपर। अब यहां पे अगर तुम्हारा v ज्यादा आर ओमेगा कम है, v क्या है? सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशन वेलोसिटी, अगर वो आर ओमेगा से ज्यादा है तो क्या फॉरवर्ड स्लिपिंग होगा? क्या होगा? फॉरवर्ड स्लिपिंग होगा। अगर आर ओमेगा ज्यादा है VCM से तो क्या होगा? बैकवर्ड स्लिपिंग होगा। और प्योर रोलिंग मोशन कब होता है? प्योर रोलिंग मोशन तब होता है जब VCM इज इक्वल टू बेटा आपका आर ओमेगा होता है। VCM कब होगा? जब आर ओमेगा के इक्वल होगा। याद रखना इस केस में कॉन्टैक्ट पॉइंट का वेलोसिटी 0 एंड टॉप मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी 2 भी हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v रहेगा, बीच वाले पॉइंट का v/2 होगा, इस पॉइंट का 3v/2 होगा, इस पॉइंट का √2v होगा। जितना ऊपर जाएंगे वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, जितना नीचे आएंगे वेलोसिटी कम होता जाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? अच्छा बताओ, एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, क्या है? स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है। कितना सिमेट्रिक तरीके से सब कुछ पढ़ा रहा हूं यार मैं। एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है। अच्छा इसमें यह भी पूछ सकता है कि मान लो कि प्योर रोलिंग मोशन में v और ओमेगा से घूम रहे,
वर्टिकल से थीटा एंगल पे एक पॉइंट है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो v बराबर होगा 2v cos थीटा बाई 2। कैसे कैसे? तो भाई मेरे, ये तुम्हारा v से आगे जा रहा, आर ओमेगा से ये घूम रहा, अगर v आर ओमेगा बराबर है तो दोनों की वेलोसिटी बराबर हो गई। वर्टिकल से एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो ऐसे वेक्टर का सम जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, सिंपल 2v cos थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अगर यहां से थीटा एंगल यहां पे कोई पॉइंट हो तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इसकी वेलोसिटी होगी 2v sin थीटा बाई 2, अगर नीचे से पूछे तो। और ऊपर से क्या होगा? 2v cos थीटा बाई 2। कितना आसान है। मान लो स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, यहां पे एक मैंने रखा रिंग और यहां पे एक रखा मैंने हॉलो स्फीयर, दोनों को रिलीज कर दिया। नीचे कौन पहुंचेगा पहले? कौन पहुंचेगा? आई एम सॉरी, नीचे पहले कौन पहुंचेगा? तो भाई अगर स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन हो तो दोनों का एक्सीलरेशन g होगा, ये रोटेशन शुरू ही नहीं करेगा क्योंकि इसको टॉर्क ही नहीं मिलेगा। क्यों टॉर्क नहीं मिलेगा? mg टॉर्क नहीं देगा क्या? नहीं, क्योंकि mg तो सेंटर से पास कर रहा है। नॉर्मल टॉर्क नहीं देगा क्या? नहीं। तो स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे रोलिंग मोशन स्टार्ट नहीं होता। हॉलो, अरे जूता निकाल के मारूंगा। हॉलो, दिमाग में कुछ कचरा भरा हुआ है क्या? ये हॉलो गजब पगला है रे। हॉलो है क्या तो अंदर से? दोनों सेम टाइम पे पहुंचेगा क्योंकि स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है। रिंग भाई साहब बकलोल। रफ इंक्लाइंड प्लेन होगा तब ये प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट करेगा, और जब ये प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट करेगा तो सेंटर ऑफ मास की एक्सीलरेशन होगी, वो होगी जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। सही लिख रहा हूं क्या? हाँ एकदम सही लिख रहा हूं। 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यहां पे इसको लिख दोगे आप जी साइन थीटा, 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को बीटा लिखते हैं, तो जी साइन थीटा इंटू बीटा, जी साइन थीटा इंटू बीटा। दूसरी बात, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होता है प्योर रोटेशनल मोशन में, वो होता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का सम। यहां पर याद रखिएगा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बटा टोटल काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो आता है वो आता है बीटा, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बाई टोटल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो का जो सम आता है वो होता है 1 माइनस बीटा। सर ये बीटा क्या होता है? क्या ये याद है बेटा? क्या ये याद है? ट्रांसलेशनल बटा टोटल काइनेटिक एनर्जी का, ट्रांसलेशनल बटा टोटल काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो होता है वो बीटा होता है। रोटेशन बटा टोटल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो होता है 1 माइनस बीटा। क्लियर है भाई? क्लियर है भाई? चलो फटाफट नेक्स्ट देखो। अब ये सवाल है, क्या पूछ रहा कि रेशियो ऑफ ट्रांसलेशन बाई टोटल काइनेटिक एनर्जी बीटा होगा। किसके लिए पूछ रहा? सॉलिड स्फीयर के लिए पूछ रहा। फटाफट बताओ। सॉलिड स्फीयर के लिए क्या पूछा? सॉलिड स्फीयर इन रोलिंग मोशन, रोलिंग डाउन प्रोसेस द ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक के आर, तो केटी बटा केटी प्लस के आर। क्या पूछ रहा? बीटा पूछ रहा। हाँ भाई बीटा पूछ रहा। सॉलिड स्फीयर का बीटा क्या होता है? 0.5, 0.66, 0.66, 0.71 क्या हो जाएगा? 0.71 क्या हो जाएगा बोलो? तो देखो कभी भी बीटा 1 से ज्यादा तो होगा नहीं, तो ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि 2/5 होता है 0.4। 5/7 होगा क्या? 7/10 होता नहीं, 5/7 दूसरा आंसर होगा। क्लियर है क्या? अब बीटा का यहां पे हल्का देखो, बीटा की वैल्यू रिंग के लिए होता है 0.5, हॉलो स्फीयर के लिए होता है 0.6, डिस्क और सॉलिड स्फीयर के लिए होता है 0.61, सॉलिड स्फीयर के लिए होता है 0.66, और ये होता है बेटा 0.71। जैसे 0.5 का मतलब हाफ हो गया, 0.6 का मतलब हो गया 3/5। हाँ 5 30 सही तो है। और 0.66 का मतलब हो गया 2/3, 0.71 का मतलब हो गया 5/7। कितना आसान है। तो ट्रांसलेशनल बाय टोटल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो होता है परसेंटेज ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बाय टोटल काइनेटिक एनर्जी 50%, ये 60%, ये 66%, ये 71%। कितना आसान है। रोटेशन बाय टोटल 1 माइनस बीटा होता है, बचा हुआ 50 तो ये भी 50%, ये आ जाएगा आपका 0.4, ये 60 तो ये हो जाएगा 40%, 0.6 है तो ये होगा 0.4, ये 66 तो ये होगा 33%, 2/3 का बचेगा 1/3। बहुत आसान है यार। 71 तो बचा हुआ होता है 28%, ये होगा 1 माइनस 5/7 मतलब 2/7। कितना आसान है सोचो।
एक्सिलरेशन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन जी साइन थीटा इंटू बीटा आ जाएगा क्या? हाँ। टाइम टेकन कितना लगेगा? तो टाइम टेकन लगेगा टी इज इक्वल टू रूट अंडर 2h/g होता है अगर वर्टिकल स्लिप करके आ रहा हो तो। हाइट लिखा है यहाँ पे मैंने, इंक्लाइंड प्लेन का लेंथ नहीं लिखा, हाइट लिखा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बीटा नीचे आ जाएगा, बात खत्म। जब आप ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हो, ड्रॉप करते हो, तो स्लाइड करके आता तो वेलोसिटी होता है v इज इक्वल टू रूट अंडर 2gh। जब रोल करके आएगा तो नीचे वेलोसिटी होगा रूट अंडर 2gh इंटू बीटा। इतना आसान है। फ्रिक्शन और इंक्लाइन प्लेन क्या होता है? तो फ्रिक्शन और इंक्लाइन प्लेन होता है एफ आर इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। एम जी साइन थीटा क्यों? क्योंकि ये स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा, तो नीचे एम जी साइन थीटा और ऊपर लगेगा आपका म्यू एम जी कॉस थीटा। तो इसको म्यू एम जी कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो वैसे तो होता है म्यू एम जी कॉस थीटा, लेकिन इस बार हो जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू 1 माइनस बीटा। अच्छा, म्यू स्टार्ट टू प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट करने के लिए जो म्यू की वैल्यू होती है, प्योर रोलिंग स्टार्ट करने के लिए जो म्यू की वैल्यू होती है वो होता है म्यू इज इक्वल टू टैन थीटा इंटू 1 माइनस बीटा। टैन थीटा इंटू 1 माइनस बीटा। तो अगर रिंग के केस में बात करें तो बीटा की वैल्यू हाफ, तो 1 माइनस बीटा हाफ हो जाएगा, तो टैन थीटा बाई 2 आंसर आएगा। क्लियर है क्या ये बात? क्या आपको प्योर रोलिंग मोशन की चीजें समझ में आ गई? क्या आपको प्योर रोलिंग मोशन की चीजें समझ में आ गई? हाँ या ना में जवाब दीजिए। प्योर रोलिंग मोशन की चीजें समझ में आ गई? स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होता है ना, तो उसको एम जी साइन थीटा भी, एम जी साइन थीटा भी आप लिख सकते हैं। एम जी साइन थीटा भी लिख सकते हैं। प्योर स्टैटिक फ्रिक्शन है ना। बीटा कैसे कैलकुलेट किया? बीटा रट लो कैसे कैलकुलेट किया। तो बीटा का डेफिनेशन ये है, बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर बी आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू रख के देख लो, आ जाएगा। इसकी वैल्यू रख के देख लो, आ जाएगा। कोई खास बात नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से हम जानते हैं। जैसे अब ये सवाल देखो, बॉडी ऑफ मास m एंड रेडियस r रोलिंग हॉरिजॉन्टली विदाउट स्लिपिंग विथ स्पीड v, देन इट्स रोल अप टू द हिल ऑफ मैक्सिमम हाइट, इतना, इतने मैक्सिमम हाइट तक गया है। तो बीच ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, तो बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी? सबसे पहली बात सोचो कि नॉर्मल कंडीशन में जो बॉडी जाता है ना, वी स्क्वायर बाई 2g होता है, लेकिन अगर प्योर रोलिंग मोशन करता हुआ जाएगा तो हाइट होगा वी स्क्वायर बाई 2g इंटू बीटा। अब कंपेयर करो यहां पर ध्यान से, तो तुमको नहीं लग रहा कि बीटा की वैल्यू रही होगी 3/5? बताओ, अगर मैं यहां पे 3/5 रखूंगा तभी तो ये वैलिड होगा। 3 दूना 6, ऊपर 5 चला जाएगा। हाँ, 3/5 मतलब 0.6, 0.6 का मतलब हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr स्क्वायर। ये आंसर आ गया। अगर तुम ये स्पीड गेन कर लिए भाई साहब, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। अगर तुम ये स्पीड गेन कर लिए मजा आ जाएगा। क्या तुम सवाल ये समझ पाए? हाँ भाई, आता हूं, बताता हूं। जब कोई ऑब्जेक्ट, अच्छा मैक्सिमम हाइट ही तो था, देखो वेलोसिटी ऑफ इंक्लाइंड प्लेन ये हो जाएगा, और हाइट की वैल्यू होगी वी स्क्वायर बाई 2g इंटू बीटा। याद रखना, जहां g वहीं बीटा, और बीटा की वैल्यू होती 0.5, 0.6, 0.66, 0.71, 0.5, 0.6, 0.66 इंटू 0.71। कितना आसान हो गया देखो। स्पीड ऑफ द होमोजेनियस सॉलिड स्फीयर आफ्टर रोलिंग डाउन इंक्लाइंड प्लेन h, then rest whose sliding is the speed of the homogeneous solid sphere, homogeneous solid v is equal to root under 2gh into beta। solid sphere का बीटा 0.7 मतलब 5/7, 5/7 10/7, 10/7 पहला आंसर। भाई साहब आग लगा देंगे, सवाल में देख रहे हो रोलिंग मोशन का सवाल है ये सब। फ्रिक्शन क्या होगा? 1 माइनस बीटा इंटू एम जी साइन थीटा, यह आएगा फ्रिक्शन। क्या सही कह रहे हो? ये जब इंक्लाइन प्लेन की बात करते हैं तो वहां पे फ्रिक्शन एम जी साइन थीटा होता है। यहां पे होगा 1 माइनस बीटा इंटू एम जी साइन थीटा। सही कह रहे हो बेटा, वो सॉल्व करके आता है ना, इसको याद रख लो बस। ठीक है, वहां पे होता है सिंपल एम जी साइन थीटा, यहां पे होगा एम जी साइन थीटा माइनस बीटा। ठीक है, 1 माइनस बीटा, एम जी साइन थीटा 1 माइनस बीटा। क्लियर है? ये नीट 2016 का सवाल है। पेन यहां रख देता हूं
और डायरेक्टली इसमें सोचता हूं मैं कर पाता हूं कि नहीं। सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m rotating about the diameter of solid cylinder of mass m, same radius also rotating about the geometrical axis with same angular speed. What is the speed twice that the sphere? अच्छा, सॉलिड सिलेंडर की स्पीड डबल है, रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। अरे यार, नीट 2016 का सवाल है। स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 mr², 2/5 mr², ये आई हो गया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सॉलिड सिलेंडर है तो ये हो जाएगा हाफ mr²/2 इंटू 4 ओमेगा स्क्वायर। ये इससे कटेगा, mr² से mr² कटेगा, हाफ से हाफ कटेगा। अब ध्यान से देखो तो 4 तो नीचे रहने दो, 2 ऊपर ले जाओ, 4/2 ऊपर जाएगा, 2 दूना 4/5 × 20, तो 1/5 आएगा। क्या सही है? क्या 1/5 आ रहा है क्या बेटा? 1/5 आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जोरदार जोरदार। नेक्स्ट देखो, रेशियो ऑफ द एक्सीलरेशन ऑफ द सॉलिड स्फीयर रोलिंग डाउन द इंक्लाइन प्लेन विदाउट स्लिपिंग एंड स्लिपिंग डाउन द इंक्लाइन विदाउट रोलिंग। तो स्लिपिंग डाउन विदाउट रोलिंग एक्सीलरेशन होगा जी साइन थीटा, एक्सीलरेशन होगा जी साइन थीटा। दूसरे केस में, पहले केस में जब वो रोल करता जो जा रहा है तो जी साइन थीटा इंटू बीटा, ये इससे कट जाएगा, बीटा आंसर होगा। कौन सा ऑब्जेक्ट है? सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का 5/7 आंसर आपका पहला जवाब होगा। कितने लोग इसको रिलेट कर पा रहे हैं? कितने को? भाई साहब मेरे से पहले आंसर दे रहा है, भाई साहब मैं नहीं खेल रहा यार, मेरे से पहले आंसर दे दोगे तो कैसे चलेगा यार। नेक्स्ट इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम होता है बेटा आर क्रॉस पी। एंगुलर मोमेंटम होता है बेटा आर क्रॉस पी। यहां पे एक सवाल जो नीट में बनता है, डायरेक्टली आर वेक्टर गिवन होगा, पी वेक्टर गिवन होगा, क्रॉस प्रोडक्ट करके एंगुलर मोमेंटम निकालना होगा, एक सवाल ये बनता है। दूसरा, प्योर रोलिंग ऑब्जेक्ट है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, सॉरी एंगुलर मोमेंटम होगा आई ओमेगा, और कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो एमबीआर। ठीक है, एमबीआर। यहां पर एक सवाल तो ये बनता है कि मान लो कोई एम मास का ऑब्जेक्ट वी वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रहा, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बेटा? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो एल है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा एम बी एल। सही लिख रहा हूं क्या? एंगुलर मोमेंटम होगा एम भी इंटू एल। और जब ये स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलता जा रहा है सीधा, तो इसका एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है कि कांस्टेंट है? ये बताओ। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रहा है तो किसी भी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। अच्छा, अगर मैं यहां से बैठ के देखूंगा तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि यहां से बैठ के देख रहा हूं तो पोजीशन वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर पैरेलल होगा, तो इसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर मोमेंटम 0 रहेगा और हमेशा 0 ही रहेगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ओके ओके। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एक एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज 0, देन एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। अगर टॉर्क 0, हमें फोर्स का नहीं पता कि नेट फोर्स 0 है कि नहीं है, लेकिन अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा। एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा बेटा? कंजर्व्ड रहेगा। अब यहां पे नीट 2018 का सवाल है, सॉलिड स्फीयर इज रोटेटिंग फ्रीली अबाउट इट्स सिमेट्रिकल एक्सिस फ्री स्पेस, देन रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीजेस कीपिंग इट्स मास सेम। अगर सॉलिड स्फीयर का रेडियस बढ़ा रहा हूं मास सेम रख के, देन बीच ऑफ द फ्लोइंग फिजिकल क्वांटिटी विल रिमेन सेम फॉर द स्फीयर। देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो चेंज होगा, रेडियस बढ़ेगा तो एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? चेंज होगा। अगर आई और ओमेगा दोनों चेंज हो रहा है, आपका आंसर चला जाएगा 4th। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 4th। एंगुलर मोमेंटम टॉर्क पे डिपेंड करता है। अगर टॉर्क 0 लग रहा है तो एंगुलर मोमेंटम आपका कंजर्व रहेगा। क्या? किसको? क्यों? क्लियर है क्या बेटा? क्लियर है क्या बेटा? नेक्स्ट देखो, देखो ध्यान से समझना, इसका कंसेप्ट फील करना। पहले क्या है सवाल समझो। टू डिस्क ऑफ सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेटिंग अबाउट देयर एंगुलर axis passing through their center perpendicular to the plane of the disk has angular velocity omega and omega 2. They are brought in contact face to face coinciding the axis of rotation.
देन एक्सप्रेशन ऑफ द लॉस इन एनर्जी। देखो ये रोटेशनल कोलिजन जैसा है, ये रिंग है और दूसरा रिंग यहां पे है। एक रिंग पर अगर मैं दूसरा रिंग रख दूं तो क्या होगा कि एक दूसरे के साथ चिपक के कॉमन वेलोसिटी से घूमेगा। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन जो इस तरह के सवाल में आता है, हाफ I1 I2 डिवाइडेड बाई I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा रिलेटिव का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम था, यहां पे वैल्यू पुट कर दो और ओमेगा होगा ओमेगा माइनस ओमेगा रिलेटिव। ओमेगा रिलेटिव क्या होगा, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। तो बताओ आंसर क्या आ रहा, 4, नीचे 4 का फैक्टर आना चाहिए ना। डिस्क ऑफ सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 4 का फैक्टर किसी में नहीं है। क्या कह रहे हो, आंसर क्या आएगा, थर्ड नहीं। डिस्क ऑफ सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आई के टर्म्स में आंसर दिया है। एक्सिस पासिंग टू सेंटर परपेंडिकुलर प्लेन और डिस्क हैज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड दे आर ब्रॉट इन कांटेक्ट फेस टू फेस। तो भाई यहां से हाफ का फैक्टर आएगा, तो 4 आना चाहिए ना, 4 आना चाहिए ना। इसको 4 कर देता हूं, आंसर फोर्थ आ जाएगा क्या, आंसर फोर्थ आ जाएगा क्या। बिल्कुल सही है बाबा, बिल्कुल सही है यार, आंसर फोर्थ आ गया। नीट 2016 का सवाल है, सवाल को समझना एक बार। टू रोटेटिंग बॉडी ए एंड बी ऑफ मास m and 2m, of mass m and 2m with moment of inertia ia and ib have equal kinetic energy of la बराबर equal kinetic energy if la and lb their angular momentum respectively, then एक मिनट, काइनेटिक एनर्जी सेम है उसका, तो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है रूट अंडर 2m टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। वही लीनियर मोमेंटम जैसा रिलेशन है, तो 2i हो जाएगा यहां पे, 2i हो जाएगा यहां पर। क्लियर है। अब यहां पे क्या कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो एंगुलर मोमेंटम उसका ज्यादा होगा जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। तो यहां पे बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, तो बी का एंगुलर मोमेंटम ज्यादा होगा। क्या सही बोल रहा हूं मैं, क्या सही बोल रहा हूं मैं। आंसर थर्ड आ जाएगा क्या, नहीं बेटा सेकंड कुछ कच्चे कह रहे हैं, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी सेकंड नहीं भाई, बिल्कुल भी सेकंड नहीं। ये सवाल अभी उसी तरीके का आया है, हाफ एल आई बी इंटू आई टी बटा आई टी प्लस आई बी इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। सेम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का एक ही एक्सप्रेशन होता है, वही आएगा। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का ये सवाल देखिए, अ थिन रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r, एक रिंग है जिसका मास m है और रेडियस r है, रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, two objects each of mass m are attached gently to the opposite ends of the diameter of the ring, then ring now rotates with angular velocity। फाइनल फिगर में क्या करा है कि m तो ओमेगा से घूम रहा था, चुपके से दो मास डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे लटका दिया, तो इसकी ओमेगा क्या होगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल एंगुलर मोमेंटम। आप कर दीजिए, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा m r स्क्वायर, क्या ये रिंग है, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो एम आर स्क्वायर प्लस 2mr स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश। तो भाई मेरे यहां से आर स्क्वायर कटेगा, एम कैपिटल ओमेगा बटा कैपिटल एम प्लस 2m इज इक्वल टू ओमेगा डैश। ये आंसर आ जाएगा क्या, कौन सा आंसर आ रहा है भाई, नहीं 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 नहीं, ये आ रहा है क्या, फोर्थ आ रहा है क्या। इस तरह के सवाल बहुत ईजी होते हैं क्या बेटा, इस तरह के सवाल बहुत इजी होते हैं क्या। सिलेंडर ऑफ मास 2 kg रेडियस 5 रोल्स अप एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री, सेंटर ऑफ मास ऑफ द हैज वेलोसिटी इतना, देन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सिलेंडर ऑन द इंक्लाइन प्लेन। देखो हाइट कितना जाएगा ये निकाल सकते हो, वेलोसिटी का होल स्क्वायर बाई 2g इंटू बीटा, यहां से तुम हाइट निकाल लो। अगर तुम्हें हाइट पता चल गया, एंगल पता है, तो क्या ये डिस्टेंस निकल जाएगा, वही पूछा है। बहुत इजी सवाल है बेटा। नेक्स्ट एमपी पीएमटी 2006 का सवाल है, क्या सॉलिड स्फीयर रोटेटिंग अबाउट द डायमीटर एट एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इफ इट्स रेडियस बिकम्स 1/n देन ओरिजिनल वैल्यू, देन इट्स एंगुलर वेलोसिटी बिकम्स, देख के बता सकते हो क्या, रेडियस 1/n हुआ है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/a स्क्वायर कम हो जाएगा, तो एंगुलर वेलोसिटी n स्क्वायर बढ़ जाएगा, तो चौथा आंसर आएगा। क्या देख के बता सकते हो तुम इसका आंसर, बताओ भाई, क्या तुम इसका आंसर देख के बता सकते हो क्या। हाँ कितना आसान है यार, कितना आसान है यार, कितना आसान है यार। एक सवाल मैं जो देना चाहता हूं इसको कर लो एक बार, सवाल देखना अच्छे से।
इसको कर लेना बेटा अच्छे से। देखो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। मान लो m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से चल रहा है इस लाइन पर, ठीक है। ये है a, देखो सॉरी a माइनस a कॉमा जीरो, माइनस a कॉमा जीरो, और ये है बेटा 0 कॉमा बी, ठीक है, ठीक है, 0 कॉमा बी। ये वाई एक्सिस है, इसको हटा दो, इस लाइन पे चल रहा है। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका एंगुलर मोमेंटम बताओ, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका एंगुलर मोमेंटम बताओ। एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन। प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट करो प्लीज। अरे बहुत आसान है यार, नहीं है, बहुत आसान है। देख, सॉलिड स्फीयर रोटेटिंग अबाउट द डायमीटर ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इफ इट्स कूल सो दैट इट्स रेडियस बिकम्स 1 अपॉन n। तो देख, पहले मान ले आई ओमेगा था, तो बाद में भी आई ओमेगा रहेगा, इनिशियल और फाइनल। तो एंगुलर स्पीड तो ओमेगा है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बेटा एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम आर स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, रेडियस हो गया, इंटू फाइनल एंगुलर स्पीड। एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर कटेगा, एन स्क्वायर यहां जाएगा, एन स्क्वायर ओमेगा बराबर ओमेगा इनिशियल बराबर फाइनल एंगुलर स्पीड। ये आ गया। पहली बात सुनो कि अगर तुम्हारा रेडियस घट रहा, रेडियस घट रहा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगा, तो स्पीड तो बढ़ेगा। तो ये दोनों तो गलत हो गया। और रेडियस 1 अपॉन n घट रहा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 अपॉन n स्क्वायर घटेगा, स्पीड इसलिए n स्क्वायर बढ़ेगा। क्लियर है क्या? बताओ इस सवाल का जवाब बताओ। क्या है सवाल भाई? m मास का ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी चल रहा है इस लाइन पे, ये है 0 कॉमा बी, ये है माइनस a कॉमा 0। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? ध्यान से सुनो, अच्छे से सुनो सर। एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम पूछ रहे हो? हाँ। सबसे पहली बात, इसके रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस हो गया आपका a। अब इस वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट अगर पता चल गया तो ये वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा a से। तो एंगुलर मोमेंटम लिख सकते m v परपेंडिकुलर इंटू a। अब ये v परपेंडिकुलर कैसे पता चलेगा? ये एंगल तुम्हें पता ही नहीं, तो इसको अल्फा मान लो। ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस पता है a और ये डिस्टेंस हमें पता है b। तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं m, v इधर है, अल्फा एंगल है तो ये होगा v साइन अल्फा, v साइन अल्फा बटा a। और साइन अल्फा को हम यहां से लिख सकते हैं परपेंडिकुलर b बटा हाइपोटेन्यूस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b। तो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा एम वी ए, और ये हो गया b बटा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कितने लोगों को समझ में आया? एकदम नया ही सवाल बना दिया यार, जोरदार। ऐसे सवाल तो कभी नहीं पूछे। एम भी ए बी बटा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और डायमेंशनली भी ठीक है। कैसे? ऊपर डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस, नीचे रूट अंडर डिस्टेंस का मतलब डिस्टेंस, एक डिस्टेंस एक भी, एकदम सही है। कितने लोगों को एकदम जोरदार समझ में आया? रूट टू नहीं बेटा, रूट टू तब होता जब ये और ये डिस्टेंस बराबर लेते, ये ए है ये बी है। ओ भाई साहब, कितने जोरदार सवाल बना के और सही आंसर निकाला, एकदम सही है बेटा। समझो समझो इसको, समझ सको तो समझ लो बेटा, बहुत जहर सवाल है रे। परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्यों लिया? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम में वेलोसिटी एंड रेडियस वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है।